नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे गाजीपुर जिला के साथ साथ पूरे भारत भर में अपने जो कला का हुनर का जो जलवा दिखा चुके हैं। हमारे साथ हैं जी लिटिल चैम्प्स के प्रतिभागी ऋतिक गुप्ता जी। ऋतिक गुप्ता जी से मुलाकात करते हैं। और हम सब लोगों ने YouTube पर और जी टीवी के इस शो में जो लिटिल चैम्प्स का हुआ था उसमें से इनके जलवा को देख चुके हैं। आइए हम इसे इनके जो संगीत सफर के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और उसके बारे में इनसे ही खुद जबानी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ ऋतिक गुप्ता जी, आपका ये संगीत सफर कब से प्रारंभ हुआ और कैसे आपको ये लगा कि मुझे ये संगीत के क्षेत्र में ही जाना है? मैं जब 13-14 साल का था तब से मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा, क्योंकि मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा। मेरा पढ़ने में बहुत ही हालत का, पंजाबी में बोलते हैं ना, बेड़ा गिरा के मेरा। बेड़ा गिरा के मतलब जो भोजपुरी में नैया जो है ना एकदम मझधार में है। तो पढ़ाई में मैं बहुत बेकार था, तो पिताजी ने हमको दिल्ली भेजा कि ताकि वहाँ पे हम लोग काफी अच्छे घराने से, हम आपने जो भी हमारे पूर्वांचल के लोग देख रहे होंगे गाजीपुर जिला के, तो हमारे दादाजी बहुत ही प्रसिद्ध थे जिनका नाम है पोतन शाह। अच्छा। हाँ। उनका नाम है पोतन शाह। हाँ, मैं ये तो उनका ही पूरे परनाती हूँ, उनका ही वंश हमारा चला आ रहा है। तो पूरे गाजीपुर में ही वो प्रख्यात है, यहाँ तक कि वाराणसी तक भी लोग उनको जानते हैं, मेरे दादाजी को, पर दादाजी को। इस नाम से तो सब तो लोग वाकिफ हैं। जी, तो मैं पढ़ाई में बहुत ही बेकार था। तो पापा बोलते हैं यहाँ गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे मेरे को देख देख के लोग धिक्कारते थे कि बताओ, एक वो दादाजी और एक ये कि इतने पढ़ाई में बेकार। लेकिन उन लोगों का नजरिया गलत था कि उन्होंने सिर्फ मेरे को पढ़ाई की जरिया ही देखा उन लोगों ने। उस टाइम मेरा जो गाने का शैली था वो कम था, मैं गाता नहीं था उस टाइम पे। तो मेरे पिताजी ने मेरे को गाँव से दूर कर दिया, इसीलिए कि वहाँ दूर रहेगा तो गांव में रहेगा तो नाक नहीं कटेगी, दूर रहेगा तो कौन पूछने वाला ऋतिक क्या कर रहा है, वहाँ पे पढ़ रहा है, बस काम खत्म। यहाँ पे तो हमेशा देखते हैं हाँ भाई अरे पढ़ नहीं रहा, घूम रहा है, स्कूल नहीं गया, ये चीजें होती रहती है। तो दिल्ली में वहीं पे मैं गया कि मेरे को पढ़ना है जो भी चीजें। फिर उसके बाद मेरे गाने का शैली आगे बढ़ते गया। तो जैसा कि सर ने पूछा कि वो क्यों गाने के लिए ही आप गा ही रहे, क्यों? तो असल में मेरे से पढ़ाई होगी नहीं और न ही हम कुछ और काम कर पाएंगे पढ़ने लिखने में, तो इसलिए हमसे गाना ही थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, हम गाना ही गाते हैं इसीलिए। नहीं, वो तो अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ में ये दिल्ली में आप अकेले थे या आपके और भी माता पिता भी थे वो जहाँ पे आपको मदद मिली? जब पापा मेरे को छोड़े दिल्ली में, तो पापा मेरे साथ साल 1.5 साल रहे, 2 साल 2.5 साल आप जितना कह सकते हैं। उनके भी बैक में पेन था तो उनका अपना दवाई कराना था, तो मेरे साथ वो रहे तकरीबन। और मैं अपने मामा जी के पास था, हम दोनों माँ बाप, पापा और मैं अपने मामा जी के पास रहते थे, साल भर रहे। फिर पापा ने एक रूम ले लिया, मेरे को लेके रहने लगे, साल 1.5 साल वहाँ पे हम लोग रहे, टोटल 2.5 साल मेरे साथ पापा जी रहे। फिर मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, उनका नाम था स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू गुप्ता। तो वो एक्सपायर कर गए, तो सारा जो घर का जो बोझ था सब पिताजी पे आ गया, इसलिए पापा चले गए। उन्होंने मेरे को बोला कि गाँव चलना है तो चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला नहीं, अब आपने वहाँ से भगाया तो कुछ बन के ही गाँव जाना है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरे को संगीत में कुछ करना है, गाँव जाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो पापा को मैंने वापस गाँव अकेले भेज, मैं अकेले रहने लग गया। तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। मैं खुद खाना बनाता हूँ, खुद मार्केटिंग करता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद स्कूल जाता हूँ, सब काम मैं खुद से अपने आप से करता हूँ और संगीत सीख रहा हूँ। ये संगीत के प्रति आपको बहुत बड़ा त्याग है। वहाँ पर आपको दूसरे लोगों का कितना सहयोग मिला? वहाँ पे मेरे सब लोग वहाँ पे जानकार के रहते हैं, मामा मामी लोग थोड़े दूर पे रहते हैं। मेरे नानी गांव दिल्ली में ही है, थोड़े दूर पे रहते हैं, तो उतना हमारा आना जाना हो नहीं पाता उनके पास। वो भी सपोर्ट करते हैं और बाकी मेरे पिताजी वगैरह सब सपोर्ट करते हैं। और रही बात कितने लोग, तो वहाँ पे मेरे जानकारी तो इतनी नहीं है कि इतने लोग की वहाँ पे सपोर्ट करें मुझे। मैं खुद ही एक नया चेहरा हूँ दिल्ली के लिए, तो मैं रूम लेके कैसे भी रहता हूँ, बनाता खाता था। लेकिन फिर उसके बाद जब रहने लग गया तो 4 लोग जानने लगे, धीरे धीरे जो जानते हैं मेरे को सबका सपोर्ट मिलता है मुझे। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपने ये जो संगीत जो शुरुआत किया, तो क्या आपने कहीं किसी गुरु से सीखा भी या अपना जो खुद का अनुभव रहा सुन के देख करके ऐसा चालू किया? नहीं, कहते हैं कि बिना गुरु किसी को कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी गुणी हो जाए। बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो
मैंने वहाँ पे पहले सीखना स्टार्ट किया। जब सीखने लग गया तो धीरे धीरे मैं गाने में अच्छा हुआ। पहले उससे पहले मैं स्कूलों में गाता था, लेकिन जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं अच्छे अच्छे स्टेजों पे गाने लग गया, स्कूल पे गाने लग गया। सबसे पहला हमारा स्टेज स्कूल का ही होता है, तो स्कूल में गाया। फिर धीरे धीरे फंक्शंस होते थे, जागरण, दिल्ली में जागरण आप जानते ही होंगे, तो जगराते में गाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे गाते गाते फिर उसके बाद ऑडिशन वगैरह हुआ, फिर लेटेस्ट चैम्प्स का ये सफर चालू हो गया। ये म्यूजिक क्लासेस के आपके जो सर्वप्रथम गुरु कौन थे? मेरे जो सर्वप्रथम और अब तक हैं और आगे भी रहेंगे मेरे गुरुजी, उनका नाम है श्री सूरज रॉय, नाम है गुरुजी का। वो बंगाल से है और मुझे सिखाते हैं तकरीबन जब मैं 14 साल का था तब, और आज मैं 17 से प्लस 17 साढ़े 17 साल का हूँ। अब तक मेरे साथ वही है, वही सिखाते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप YouTube के एक बहुत ही बड़े बादशाह हैं, क्योंकि आपके मैं अधिकतर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा हूँ तो लगभग मैं 2, 3, 4, 5 मिलियन 100, 200 लाख तक आदमी देख चुके हैं। अब ये अपने ये संगीत कैरियर से आप अभी तक कितना खुश हैं? खुश कि मैं कहते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती जी, उनका मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपने इस छोटे से बालक पे नजर फेरा, अपना हाथ फेरा, ताकि मेरी जिंदगी जीने लायक हो गई। नहीं तो मैं पढ़ने में, क्योंकि गांव की ज्यादातर सोच यही है, 75% सोच, बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो मतलब अच्छा नहीं है। ऐसी सोच जितने भी माँ बाप, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर जो माँ बाप है तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसकी जिंदगी खराब है, जिंदगी में कुछ करेगा नहीं। अगर वो एक पान लगाने वाला भी है ना भाई साहब, पान हमारे दिल्ली में है एक बहुत ही छोटा सा, जितना स्टूडियो इतने में ही पान वाला दुकान है, तकरीबन महीने का लाख लाख रुपए का पान बेचते, मतलब इनकम हो जाती है सिर्फ लाख लाख से भी ज्यादा इनकम एक पान की दुकान से। सिर्फ सुपारी, कत्था, पान चूना लगा के करके 1.5 लाख तक रुपए इनकम कर लेते हैं, और ज्यादा नहीं, रोड पे ही दुकान है। तो कहने का मतलब उनकी शैली अलग है पान लगाने की। फायर पान हो गया, ये सब चीजें। तो कहने का मतलब कितना काम कितना भी छोटा हो, अगर जो उसको शिद्दत से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो जिंदगी काटना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप उसको डट के सामना करेंगे तो सब संभव है। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, ये सोच आप लोग बदल दीजिए। और ये आपने कहा कि मैं संगीत सीखा हूँ, तो संगीत सीखने का मतलब है आप भोजपुरी क्षेत्र से हैं, यानी भोजपुरी क्षेत्र से, भोजपुरी बोलते भी हैं। जी। ये भी मुझे मालूम है। और उसके साथ में तो आपने, ये मैं बहुत लोगों के द्वारा ये सुना हूँ कि जो भोजपुरी और हिंदी जो है, हिंदी में शास्त्रीय संगीत का उपयोग तो बहुत दिनों से आ रहा है, बहुत कर रहे हैं। थोड़ा सा भोजपुरी क्षेत्र में जो क्लासिकल जो है शास्त्रीय संगीत का उपयोगिता बहुत कम है, यानी कुछ ही सिंगर कर रहे हैं। तो आपने जो भोजपुरी में ये क्लासिक शास्त्रीय संगीत का उपयोग क्यों नहीं किया, और आपने भोजपुरी क्यों नहीं गाया? देखिए, भोजपुरी और हिंदी का जब बात आता है ना, तो मैं बीच मझधार में फंस जाता हूँ। क्योंकि अगर जो हिंदी को अगर जो सपोर्ट करूंगा तो ये होगा कि जिस मिट्टी से उगा उसको बहुत ही नीचा दिखाता है या उसको सपोर्ट नहीं करता है। भोजपुरी की तरफ से जाऊंगा तो मेरे हिंदी वाले बोलते हैं कि तुम जिस संगीत गाना जहाँ से सीखा उसको आप भूल रहे हो। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर जो आप सीखते हैं तो शास्त्रीय संगीत कभी भी किसी मजहब या किसी भाषा का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तानी क्लासिकल, बंगाली हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो या हिंदी हो, अगर जो कर्नाटक का कोई भी हो, अगर जो आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो आप सुर है तो वो भाषा नहीं आप सोच सकते, सुर हर चीज में होगा, भोजपुरी में भी होगा। तो आप शास्त्रीय संगीत सीखिए, अच्छी बात है। तो इससे ये नहीं कि आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो आप भोजपुरी नहीं सीख रहे हैं। शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो इसका मतलब कर्नाटक, भोजपुरी, आप हर चीज सीख रहे हैं, हर भाषा को आप सीख रहे हैं। और कहने का, आपने जैसे बताया कि भोजपुरी में कम उपयोग होता है शास्त्रीय संगीत का, तो देखिए कम उपयोग तो नहीं, जो अच्छे सीखे हुए होते हैं। हमारे पवन सिंह कितने प्रख्यात मतलब सिंगर हैं भोजपुरी के, आप अभिनेता राजा बोल सकते हैं, राजा बाबू बोल सकते हैं, उनको संगीत में इतने महारत हासिल है। तो उन्होंने सीखा है और वो आज भी सीखते हैं संगीत को। जिनको नहीं पता होगा, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। भोजपुरी में बिना सीखे, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं आप माफ कीजिएगा, आप सीख के गाएंगे तो भोजपुरी भी पवन सिंह के जैसा गा सकते हैं। पवन सिंह जी ने सीखा है, इसलिए इतने अच्छे गाते हैं कि हम भी फैन है उनके, बहुत अच्छा गाते हैं वो, उनके हम फैन है और उनको अपना गुरु तक मानते हैं। इतना अच्छा जो वो चीज गा के निकल जाते हैं, हम लोग सोचते रह जाते हैं। पवन सिंह का रंग कभी हिंदी में नहीं आ सकता और हिंदी का रंग कभी भोजपुरी में नहीं आ सकता। तो वही सारी बातें हैं, आप भोजपुरी में भी गाइए, लेकिन सीख के गाएंगे तो कोई भी भाषा होगा और अच्छा लगेगा। आप सिंगिंग के क्षेत्र में अपने कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? जो आपका आगामी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जो आप उसमें और बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं जो संगीत है, मैं यहाँ से अपने गांव से मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे।
एक गाना नजरें मिलाओगी अपना कभी, आपने सुना होगा यूट्यूब के माध्यम से। नहीं सुना तो आप लक्ष्मी म्यूजिक स्टूडियो, लक्ष्मी म्यूजिक के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उस पे जाएंगे तो मेरा नजरें मिलाओगी अपना कभी के नाम से एक गाना है, बेवफा सनम के नाम से एक एल्बम है, वो एक गाने का है, आप सुनिएगा। और एक और कवाली है जो हमने और सर के बहुत ही जानकार और अजीज हैं अखंड रोहिणी जी, वो हम दोनों ने मिलके एक गाना गाया है कवाली, वो जल्द ही आपके बीच में आएगा, कुछ समय लग रहा है मैं उस गाने का बहुत थोड़ा झलकियां सुन पाया, लेकिन बहुत बेहतरीन बना है। हाँ, और उसका इंतजार है हम सब लोगों को हाँ। कि वो गाना हम लोगों के बीच में आए, मार्केट में, और वो गाना धूम मचा दे और आपकी जिंदगी और जो इस संगीत का एक अच्छा मुकाम हासिल करे वो गाना। तो हमारे साथ में ऋतिक गुप्ता जी और ये स्टूडियो, ये गुलशन राजा जी म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ के। आपका स्टूडियो का क्या नाम है? एसके स्टूडियो में हम सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये चाहूंगा कि अपनी शुभकामनाएं ऋतिक गुप्ता जी तथा ये गुलशन राज जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इनको दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए, और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सबको सपोर्ट करें। मैंने एक चीज बताना भूल गया कि मेरा, जैसे सर ने बोला, सम्राट तो नहीं हूँ मैं यूट्यूब का, राजा वगैरह कुछ नहीं हूँ, थोड़ा सा खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा यूजर हूँ मैं थोड़ा सा यूट्यूब का। तो मेरा एक चैनल है ऋतिक गुप्ता के नाम से यूट्यूब पे, तकरीबन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तकरीबन 11,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके, 12,000 होने वाले सब्सक्राइबर, तो उसको भी प्यार दीजिए। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे कुछ जो अपकमिंग, आप जैसे बताया कि प्रोजेक्ट, तो उस पर आपको मिलते रहेंगे जानकारी यूट्यूब पे ऋतिक गुप्ता के नाम से जी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, इतने सब्सक्राइबर हुए हैं आपके, और आपका चैनल, और आप दिनों दिन बढ़ते रहें। नमस्कार।